हेलो स्टूडेंट्स। आज हम मौर्य प्रशासन के बारे में अध्ययन करेंगे। मौर्य शासन व्यवस्था का जनक चंद्रगुप्त मौर्य था। वह न केवल एक महान विजेता ही था, अपितु एक उच्च कोटि का प्रशासक भी था। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित विशाल साम्राज्य इतने दीर्घ काल तक सुव्यवस्थित रह सका, इसका मुख्य कारण था उसकी सुसंगठित और वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित शासन व्यवस्था। मौर्य काल में भारत ने पहली बार राजनीतिक एकता प्राप्त की तथा एक विशाल साम्राज्य पर मौर्य शासकों ने शासन किया। इस विशाल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था पर विकास डालने वाले हमें अनेक ऐतिहासिक स्रोत उपलब्ध हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज की इंडिका, कौटिल्य का अर्थशास्त्र और अशोक के शिलालेख। इसके अतिरिक्त रुद्रदामन का शिलालेख, गिरनार शिलालेख और यूनानी रचनाओं से भी हमें मौर्य शासन प्रणाली के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु मित्र प्रधानमंत्री चाणक्य की सहायता से जिस शासन प्रणाली का सूत्रपात किया था, लगभग 2000 वर्षों के उपरांत अंग्रेजों ने भी लगभग उसी शासन प्रणाली को भारत में स्थापित किया था। तो इस बात से स्पष्ट रहता है कि मौर्यों ने जो शासन प्रणाली लागू की थी वो कितनी महत्वपूर्ण थी और उत्तम थी। इसी कारण चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसके पुत्र अशोक ने भी कुछ उसमें संशोधन करने के साथ उस शासन प्रणाली को अपनाया, क्योंकि यह जो शासन प्रणाली थी यह पूरी तरह से वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित थी। इस शासन व्यवस्था का जो चरम लक्ष्य था वह था प्रत्येक परिस्थिति में जनता का हित साधन करना। इस मौर्य प्रशासन की कुछ विशेषताएं थी, जिसमें कुछ जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनमें है सबसे पहला लोक कल्याणकारी राज्य का आदर्श, सत्ता का अत्यधिक केंद्रीकरण, विकसित अधिकारी तंत्र, कठोर न्याय व्यवस्था, कुशल नगर प्रशासन, सुसंगठित गुप्तचर प्रणाली, विकसित प्रशासन, राजस्व प्रशासन तथा विपुल जन कल्याणकारी कार्य। ये इस मौर्य प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं थी, जो उस समय की परिस्थितियों को ध्यान में रख करके इस शासन प्रणाली को पूरी तरह से अपनाया गया था। इस शासन प्रणाली के बारे में हमें मुख्य रूप से कौटिल्य के अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज की इंडिका, इनके द्वारा और अशोकों के जो अशोक के अभिलेख हैं उनसे हमें इन सब से हमें प्रमुख रूप से शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। तो सबसे पहला आता है केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन का जो स्वरूप था वो राजतंत्रात्मक था और जो राज्य की जो समस्त शक्तियाँ होती हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्याय संबंधी, वो सभी राजा में निहित थी, यानी कि राजा सर्वोच्च शक्ति था। तो राजा सबसे महत्वपूर्ण था। तो इसमें सबसे पहला आता है राजा। राजा वह राज्य का प्रमुख शासक, न्यायाधीश तथा धर्म प्रवर्तक और प्रधान सेनापति होता था। वह शासक के रूप में वह स्वयं प्रत्येक विभाग का निरीक्षण करता था और राज्य के प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति करता था। मंत्रियों को उनके विभागों का बंटवारा तथा गुप्तचरों की नियुक्ति वह स्वयं करता था। राज्य के हिसाब किताब की देखरेख भी वही करता था। वही नगर जनपद के कार्यों पर विचार करता, कर ग्रहण तथा गुप्त सूचनाओं का अध्ययन भी वही करता था। प्रमुख न्यायाधीश के रूप में वह दंड और पुरस्कार का उत्तरदायी था। प्रमुख सेनापति के रूप में सैनिकों की नियुक्ति, सेना की व्यवस्था, विग्रह तथा संधि का दायित्व भी राजा के ऊपर होता था। राजा धर्म तथा न्याय का स्रोत माना जाता था। राजा का धर्म था कि वह अपने सभी सुखों को त्याग करके, उसका खुद का कोई भी सुख नहीं था, खुद का कोई स्वार्थ नहीं था, उन सभी को त्याग करके वह उसका तिलांजलि दे करके हमेशा जनहित व सुख के लिए उद्यम करने को तैयार रहना उसका प्रमुख दायित्व था। कौटिल्य ने स्वयं लिखा है कि राजा को प्रजा के आवेदन सुनने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए
और प्रजा से बाहर प्रतीक्षा नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि जब राजा प्रजा के लिए दुर्लभ हो जाता है तो अनेक प्रकार के संकट उपस्थित होने की संभावना रहती है। अपने स्वयं के छठे शिलालेख में अशोक ने भी कहा है कि मैं सर्वत्र जनता के कार्यों का संपादन करता हूँ। तो इस प्रकार इस मुख्य उद्देश्य क्या था? राजा का मुख्य कर्तव्य था कि जनता के हितों को साधना। राजा मुख्यतः अपनी राजधानी में रहता था, विशाल राजप्रासाद में निवास करता था। उसकी राजसभा ऐश्वर्य और शान शौकत से परिपूर्ण होती थी। उसकी व्यक्तिगत सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाता था। हमेशा वह सशस्त्र अंगरक्षकों से घिरा रहता था। तो इस प्रकार उसकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाता था। लेकिन राजा के लिए भी कुछ कर्तव्य और योग्यता पर विशेष बल दिया। कौटिल्य ने कहा है कि राजा ऊंचे कुल का होना चाहिए, देवी बुद्धि और देवी शक्ति होना चाहिए, अति उत्साही होना चाहिए, धार्मिक सत्यवादी होना चाहिए और परस्पर विरोधी वादों से वह परे भी होना चाहिए। साथ में वह दृढ़ बुद्धि, विनम्र और न्यायप्रिय भी होना चाहिए। तो ये सारी उसने योग्यताएं, व्यक्तिगत योग्यताएं राजा के लिए आवश्यक बताई हैं। इस प्रकार कौटिल्य ने कहा है कि जो राज्य के 7 अंग होते हैं, जैसे राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, बल तथा मित्र, उन सब में राजा जो है वो सर्वोच्च है। उसका सर्वोच्च स्थान माना है सम्राट का, और कहा है कि सम्राट के द्वारा ये संचालित होते हैं और अपने अस्तित्व के लिए राजा पर ही निर्भर रहते हैं। तो इस प्रकार राजा सारे सभी शक्तियों का स्रोत था। सभी अधिकार और शक्तियाँ राजा में निहित थी। लेकिन ऐसा नहीं था। राजा की सहायता के लिए कुछ मंत्रिपरिषद, मंत्री, पदाधिकारी और अन्य वर्ग के लोग होते थे, उनके बारे में जिनकी सहायता से राजा शासन करता था। तो अगला आता है मंत्री परिषद। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजा की मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। उसने कहा है कि इसके सदस्यों का चुनाव अमात्यों में से ही उपदा परीक्षण के बाद होता था, और मंत्रिपरिषद के जो सदस्य हैं उनको 12,000 पड़ वार्षिक वेतन मिलता था। राजा की सहायता के लिए यह मंत्री परिषद का निर्माण किया गया था। इसमें राजा जो निर्णय लिए जाते थे वो सर्वसम्मति से इसमें निर्णय लिए जाते थे। यह राजा को सलाह देने का कार्य करती थी। इसके अलावा एक मंत्रण का उल्लेख भी अर्थशास्त्र में मिलता है। इसमें अति जो महत्वपूर्ण व्यक्ति होते थे वो मंत्री होते थे। संभवतः इसमें प्रधानमंत्री, पुरोहित, सेनापति, सन्निधाता, युवराज आदि इसमें होते थे, और इनको 48,000 पड़ वार्षिक वेतन मिलता था। क्योंकि इनका वेतन मंत्रिपरिषद के सदस्यों से निश्चित रूप से बहुत अधिक था, तो ये अति महत्वपूर्ण पद वाले व्यक्ति होते थे। तो इस तरह का उल्लेख हमें इस कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इनका उल्लेख मिलता है। उसके अलावा कौटिल्य जो केंद्रीय प्रशासन था वो अनेक विभागों में बटा हुआ था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 18 विभागों का उल्लेख मिलता है। इन विभागों को तीर्थ कहा जाता था, तथा जो विभाग हैं उनको क्या है, तीर्थ कहा जाता था, तथा विभाग के जो प्रधान अधिकारी थे उनको अमात्य कहा जाता था। यानी तीर्थ का जो अधिकारी होता था उसको अमात्य कहा जाता था। अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों का उल्लेख है। तो सबसे पहला आता है प्रधानमंत्री और पुरोहित। पुरोहित प्रमुख धर्माधिकारी होता था। चंद्रगुप्त के समय में दोनों ही विभाग कौटिल्य के अधीन थे। बिंदुसार के समय विष्णुगुप्त कुछ समय तक उसका प्रधानमंत्री रहा था। बाद में खुल्लाटक को प्रधानमंत्री बनाया गया था, और अशोक का प्रधानमंत्री राधागुप्त था। दूसरा आता है समाहर्ता, यह राजस्व विभाग का प्रधान था। तीसरा सन्निधाता, यह राजकीय कोषाध्यक्ष था। अगला है सेनापति, वह युद्ध विभाग का मंत्री था। युवराज राजा का उत्तराधिकारी होता था। प्रदेष्टा, यह फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता था, और जो न्यायालय वो कहलाता था कंटक शोधक। नायक, यह सेना का संचालक यानी सेना का नेतृत्व करता था। कर्मांतिक, यह उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षक होता था। व्यवहारिक, यह दीवानी जो न्यायालय होते थे उनका मुख्य न्यायाधीश होता था, और जो दीवानी न्यायालय उनको कहते थे धर्मस्थी है। मंत्री परिषद, यह मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता था।
अगला है दंडपाल। दंडपाल यह सेना की सामग्रियों को जुटाने वाला प्रधान अधिकारी होता था। अगला है अंतपाल। अंतपाल यह सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक होता था। दुर्गपाल यह देश के भीतर दुर्गों का प्रबंधक था। उसके अलावा नागरक। नागरक नगर का प्रमुख अधिकारी होता था। उसके बाद अगला 15वां जो तीर्थ है वो है प्रशास्ता। अधिकारी का नाम है प्रशास्ता। राजकीय कागजातों को सुरक्षित रखने वाला तथा राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने वाला प्रधान अधिकारी, यानी जो राजा के आदेश निकलते थे जिनको कानून के रूप में परिणित किया जाता था और जिनको सुरक्षित रखा जाता था, उन उस जो ये कार्य देखता था उसको कहते थे प्रशास्ता। उसके अलावा दौवारिक, राजमहलों की देख रेख करने वाला अधिकारी, उसको बोलते थे दौवारिक। उसके अलावा 17वां अधिकारी अंतर्वशिक, सम्राट की अंगरक्षक सेना का प्रधान अधिकारी, क्योंकि उस समय राजा की सुरक्षा के लिए अंगरक्षक, जो सशस्त्र अंगरक्षक होते थे, उन सब का निगरानी करना, उनकी नियुक्ति करना, अनुशासन करना, ये सारा कार्य इस अंतर्वशिक का होता था। अगला है आटविक। यह वन विभाग का अधिकारी होता था। तो इस प्रकार यह पूरा जो केंद्रीय प्रशासन था यह 18 विभागों में बटा हुआ था, जिनको तीर्थ कहा जाता था और इनके अधिकारियों को अमात्य कहा जाता था। इसके अतिरिक्त राजा के कुछ और सेवक थे, जैसे कंचुकी यानी कि वस्त्र पहनाने वाला, उष्णीसी पगड़ी पहनाने वाला, महानासिका प्रधान रसोइया, विषय परीक्षक सूद मिठाई बनाने वाला, स्नापक स्नान कराने वाला, कल्पक नाई, नट नर्तक गायक रज, ये आदि कुछ राजा के व्यक्तिगत सेवक होते थे। वेतन प्रायः इनको मुद्राओं में ही दिया जाता था। तो इस प्रकार हमें इस केंद्रीय प्रशासन के इन अधिकारियों के बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन इन उपरोक्त जो पदाधिकारी हैं उनके अलावा कुछ हमें अन्य अध्यक्षों के बारे में भी जानकारी मिलती है, जिनको जो स्ट्रैबो है उसने उनको मजिस्ट्रेट के नाम से कहा है, और उसके अलावा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इनको अध्यक्ष के नाम से संबोधित किया गया है। तो जो अगले आपको मैं अध्यक्षों के बारे में पढ़ाऊंगी वो मैं आपको आगे के वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद।